जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एसीएस एकेडमी के ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम बीते कुछ दिनों में चर्चित रहे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर की दृष्टि से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और वो मुद्दे कौन से हैं? सबसे पहले है ऑलिव रिडले कछुआ, जो अपने सामूहिक निधन के लिए चर्चा में रहा उड़ीसा राज्य में, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे पुष्करालू महोत्सव की, जो वाराणसी में चर्चा में रहा हाल ही में। फिर बात करेंगे जीरो शैडो डे की, कर्क रेखा मकर रेखा के संदर्भों में देखेंगे सूर्य की रोशनी किस प्रकार से पृथ्वी पर कब कहां कैसे सीधी पड़ती उस पर चर्चा की जाएगी। फिर बात करेंगे पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना की तारीफ भी की है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा किया जाएगा। और फिर बात करेंगे भारत का पहला वाटर मेट्रो की, तो भारत का पहला वाटर मेट्रो पर भी डिस्कशन किया जाएगा। और यहां पर हम बात करने वाले हैं मेट्रो के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर कि भारत में मेट्रो कब पहली आई थी, भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी, भारत की सबसे लंबी मेट्रो कहां है, विश्व की पहली मेट्रो कहां चली थी, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो किस शहर में, इन सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो कॉपी पेन ले लीजिए और एक एक करके जो जो टॉपिक बताए जाए उनको नोट करते जाना है। ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप नोट कर लेते हैं तो एग्जाम की दृष्टि से। क्लियर? तो पहले टॉपिक पे आते हैं। आपका पहला टॉपिक है ऑलिव रिडले कछुओं का सामूहिक निधन। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ऑलिव रिडले कछुए के बारे में तो हमारे सामने उस कछुए की कहीं ना कहीं पिक्चर आनी चाहिए जो बहुत छोटा कछुआ होता है और एक मांसाहारी कछुआ होता है। तो ऑलिव रिडले जो कछुआ होता है एक सबसे छोटा कछुआ माना जाता है दुनिया में और कहीं ना कहीं मांसाहारी कछुओं की प्रजाति में ये कछुआ आता है। और चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि उड़ीसा राज्य में जो ऋषिकुलिया समुद्री तट है, यहाँ पर पिछले कुछ दशकों में लगातार इस कछुए की सबसे बड़ी समूह जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इस कछुए का सबसे बड़ा समूह आपको उड़ीसा राज्य के ऋषिकुलिया में देखने को मिल रहा है। ये ऋषिकुलिया जो है ये ऐसा समुद्र तट है जिसको ना तो आपने समुद्री अभयारण्य घोषित किया है ना विशेष क्षेत्र घोषित किया है, लेकिन उसके बावजूद पिछले कुछ दशकों में आपको ये तट जो है वो ऑलिव रिडले कछुए का एक केंद्र दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि बंगाल के खाड़ी क्षेत्र या आप इधर की तरफ जाएंगे हिंद महासागर में, यहाँ से बड़े समूह में जो मादा कछुआ होती है वो यहाँ आती है, समूह में अंडे देती हैं और अंडे भी देती है बिना किसी घोंसले के। याद रखिएगा, बिना घोंसले के यहाँ पर अंडा देती है और अंडा देने के बाद जब बच्चे उस अंडे में से निकलते हैं उनको लेकर वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती भी समूह में कई बार देखी गई हैं। तो ये जो एरिया है ये पूरी तरीके से ऑलिव रिडले कछुए के लिए जाना जा रहा है। अगर हम बात करें कि इसका महत्व क्या है तो कहीं ना कहीं ऑलिव रिडले कछुआ जो है वो संवेदनशील प्रजाति में आता है और IUCN की लिस्ट में भी शामिल है। इस पर खास नजर होती है वैश्विक स्तर पर जो भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक उनकी। तो ऐसे में जब ये ऋषिकुलिया समुद्र तट पर मिल रहा है इसका मतलब है कि वहां का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पारिस्थितिकी तंत्र की स्वस्थ स्थिति को ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि वो पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ है, वहां का इकोसिस्टम स्वस्थ है। कहीं ना कहीं ये संकेत देता है इस कछुए की यहाँ पर बड़ी मात्रा में मौजूदगी। तो एक तरीके से वहां के पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक के तौर पर आप इसके महत्व को देखते हैं। और ऑलिव रिडले कछुए के बारे में जैसे मैं कह चुका हूं कि इसकी जो बोल सकते हैं ये दिखने में जो है वो ऑलिव जैतून के कलर के जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? ऑलिव रिडले टर्टल पड़ा है। छोटा कछुआ होता है और कहीं ना कहीं समूह में ये देखने को मिलता है। और इसका अगर हम पर्यावास की बात करें तो इसका पर्यावास जो है ना वो विशेष तौर पर हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में है और विशेष तौर पर ये यहाँ के गर्म पानी के क्षेत्र जो होते हैं, गर्म जल क्षेत्र में ये मिलता है। क्लियर? और यहां याद रखिएगा कि जो उड़ीसा राज्य है हमारा, वहां पर ये पूरे कोस्ट में ये विशेष तौर पर आने के लिए जाना जाता है, अंडे के लिए जाना जाता है। यहां पर एक एरिया जिसका नाम है गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य। ये गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य जो है ये विश्व में समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी रुकरी के तौर पर जाना जाता है। याद रखिएगा, ये हमने बात की ऋषिकुलिया समुद्र तट की, जो ना तो कोई समुद्री अभयारण्य ना उसको कोई विशेष क्षेत्र घोषित किया है, उसके बावजूद यहां पर ऑलिव रिडले कछुआ बड़ी मात्रा में दिख रहा है। लेकिन यहां पर समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी रुकरी जो मिली है वो कहां मिली है? गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य में भी है। तो याद रखिएगा रुकरी क्या होती है? रुकरी का मतलब होता है कि प्रजनन के लिए समुद्री कछुओं की एक पूरी कॉलोनी, उस क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं? रुकरी कहते हैं। अंडे देने से लेकर बच्चों निकलने की जो पूरी व्यवस्था है
जो कॉलोनी है, ग्रुप जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है, उसको अब रुकरी कहते हैं। तो ये कहां पर है? गहीरमाता समुद्री अभ्यारण्य में, जो विश्व भर पे सबसे बड़ी रुकरी है, ये ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं उड़ीसा राज्य का जो पूर्वी तट है वो समुद्री कछुओं की दृष्टि से एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र है, और कहीं ना कहीं समुद्र तट पर इस प्रकार से कछुओं के समूह का पाया जाना बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र की ओर संकेत करता है कि यहाँ की व्यवस्था अच्छी है। लेकिन अगर हम ऑलिव रिडले कछुए के बारे में बात करते हैं कि ये मांसाहारी सबसे छोटा कछुआ जो गर्म क्षेत्रों में मिलता है, इसकी IUCN की सूची में क्या स्थिति है संरक्षण की? तो हमारे देश में याद रखिएगा, IUCN की बात करें तो ये रेड लीड की सुभेद्य वनरेबल लिस्ट में शामिल होता है, कि इस पर अभी कोई ज्यादा संकट नहीं है, इजीली अवेलेबल है। लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो अनुसूची 1 में डाला गया है। अनुसूची 1 में डालने से तात्पर्य यह है कि ये कहीं ना कहीं संकटग्रस्त प्रजातियों की संरक्षण की स्थिति में इसका शिकार करना, इसकी तस्करी करना, अवैध रूप से इसका व्यापार करना सब मना है। अगर आप इसका करते हैं तो बोल सकते हैं 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उसको दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, कठोर दंड दिया जाएगा अगर किसी ने ऐसा किया तो इसके संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था है। और अगर हम साइट्स की बात करें जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर वनस्पति और जंतुओं के ट्रेड को लेकर व्यवस्था करता, तो उसकी परिशिष्ट 1 में कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था है। बाकी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर में काफी बात की है, साइट्स के परिशिष्ट के बारे में भी बात की और IUCN के बारे में बात की है, तो वहां आपको जानकारी मिली गई होगी यदि आप रेगुलर लेक्चर देख रहे हो तो। इसलिए समझना है, करंट अफेयर सिलेक्शन का आधार है। जो लेक्चर्स यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं दोस्तों, उनको आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है, तभी हम लोग रेगुलर बेसिस पे लेक्चर अपडेट कर रहे हैं। अगर आप कोई लेक्चर छोड़ते हो, डेफिनेट है कि पिछली कोई जानकारी आपकी छूट गई होगी। तो अगर चाहते हो सिलेक्शन हो तो करंट अफेयर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी ऐसे पढ़ना ज्यादा जरूरी है करंट टू कोर। अगर करंट टू कोर स्टडी नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ छूट रहा है। और अगर करंट टू कोर स्टडी चाहते हो तो एकमात्र प्लेटफॉर्म क्या है? SCS अकेडमी का यूट्यूब चैनल। आइए देखिए, कंप्लीट जानकारी रेगुलर लेते रहिए, क्लियर, और नोट करके अपना अच्छा नोट्स भी बनाइए। तो यहां पर हमने क्या बात की? ऑलिव रिडले कछुए की पूरी व्यवस्था के बारे में, ठीक है। यहां नीडन से मतलब क्या हो रहा है? घोंसले के संदर्भ में बात की जाती है। और अरीबादा याद रखिएगा, अरीबादा जो है वो कहीं ना कहीं अरीबदा, ये घोंसला होता है जो ऑलिव रिडले टर्टल बनाते हैं विशेष तौर पर, और भारत में उड़ीसा राज्य इनके लिए फेमस है। तो ये हमने डिटेल में डिस्कशन किया किस पर? ऑलिव रिडले टर्टल को लेकर। और सिर्फ करंट अफेयर में चर्चा क्यों रहा? क्योंकि उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र में तट पर यह देखा गया था इसकी पूरी लगातार दशकों से, तो इसलिए हमने इसकी चर्चा की। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पुष्करालू महोत्सव। पुष्करालू महोत्सव जो है एक 12 दिवसीय महोत्सव है, याद रखिएगा 12 दिवसीय महोत्सव है, जो हाल ही में कहां मनाया जा रहा है? वाराणसी में मनाया जा रहा है। दोस्तों जब वाराणसी की बात करते हैं तो एक ही व्यवस्था सामने आती है, कौन? शिव। शिव की हमें तस्वीर सबसे पहले दिखती है, काशी विश्वनाथ की तस्वीर दिखती है। वाराणसी के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? काशी, बनारस, ये शब्द हम यूज करते हैं। वाराणसी जो है भारत की सांस्कृतिक धार्मिक नगरी के तौर पर जानी जाती है। भारत की धार्मिक राजधानी है क्या? वाराणसी। वाराणसी जो है वो न केवल हिंदू धर्म का, बल्कि यहां पर बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, इन धर्मों की भी स्थली है वाराणसी। अगर हिंदू धर्म में बात करें तो कहीं ना कहीं आपने भगवान भोलेनाथ से इनको जोड़कर देखा है। बौद्ध से बात करें तो भगवान बुद्ध जो माने गए हैं, उनके जो प्रथम प्रवचन थे, उपदेश जो थे, वो भी वाराणसी में दिए गए थे। कहां पर? सारनाथ जगह का नाम मिलता है। और ये सारनाथ एक और वजह से फेमस है, वो इसलिए है कि सारनाथ में ही अशोक, मौर्य सम्राट अशोक ने यहां पर सारनाथ में अशोक स्तंभ लगवाया था, और कहीं ना कहीं उसमें जो शेर हैं वो भारत के राजकीय प्रतीक के तौर पर आज मौजूद हैं, जो आप देखते हैं। जहां पर आदर्श वाक्य लिखा गया सत्यमेव जयते, वो भी यहीं से लिया गया है, और अशोक चक्र भी हमने यहीं से लिया हुआ है हमारे यहाँ। तो कहीं ना कहीं ये सारनाथ यहाँ पर अशोक के द्वारा बनवाया गया स्तंभ भी था। जैनिज्म की बात करें तो महावीर स्वामी से भी स्थान कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो ये जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सभी धर्म से कहीं ना कहीं संबंधित स्थान रहा है, और इसे हम भगवान शिव की नगरी कहते हैं, धार्मिक नगरी कहते हैं, सांस्कृतिक नगरी कहते हैं, इसको हम दीपों की नगरी कहते हैं। तो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है क्या? वाराणसी, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी जो है यहां से ही सांसद हैं, मतलब ये लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है नरेंद्र मोदी जी का। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या? वाराणसी।
क्लियर। तो वाराणसी कई माध्यमों से चर्चा में रहा, और अगर इसमें हम ऐतिहासिक ग्रंथों की दृष्टि से देखें तो भारत के जो साहित्य के सूत्रधार रहे हैं, हम इसमें बाबा तुलसीदास की बात कर लें या कबीर की बात कर लें, जितने भी बड़े बड़े लोगों की बात करेंगे, संतों की बात करेंगे, उनकी भूमि भी रही है यहाँ। क्लियर। तो रामचरितमानस, यदि आप रामचरितमानस की बात करते हैं, महान ग्रंथ की बात करते हैं, तो ये ग्रंथ भी बाबा तुलसीदास ने कहां लिखा था? यहीं पर लिखा था, और इसलिए यहां पर आपको इनका मंदिर भी देखने को मिलता है यहीं पर। तो ये बड़ी बड़ी रचनाएं कहां हुई हैं? सब वाराणसी में हुई हैं। हमारी संस्कृति का केंद्र है वाराणसी, भारत की धार्मिक पहचान का आधार है वाराणसी, जो कहां मौजूद है? गंगा किनारे मौजूद है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी कहा जाता है मुक्ति चाहिए तो वाराणसी चले जाइए, काशी घाट पर चले जाइए, तो मरने के बाद मुक्ति भी उधर ही मिलती है भाई। तो वाराणसी का महत्व स्वीकार करना है और एक दिन इसको घूमकर जरूर आना। और अब तो और अच्छा हो गया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉरिडोर जो बना दिए गए हैं, वो कॉरिडोर्स के कारण जो उन्नति हुई है इस क्षेत्र की, वो कहीं ना कहीं देखने लायक है और घूमने लायक है। तो जीवन में वाराणसी नहीं गए तो आप कहाँ गए, ये समझ लीजिएगा। अगर बात करते किसकी? पुष्करालु पर्व की, तो ये गंगा पुष्करम के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि गंगा किनारे ये होता है। और पुष्करालु अगर शब्द की बात करते हैं, तेलुगु भाषा का शब्द है, ये तेलुगु भाषा का शब्द, इसको पुष्करा भी कहते हैं, पुष्कर भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, एक त्योहार है ये, और ये ऐसा त्योहार है जो प्रत्येक 12 वर्ष में ग्रहों के गोचर विशेष संयोग से होता है। तो कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह त्योहार मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए, जो करंट अफेयर का मुद्दा रहा है। क्लियर। तो हमने इसमें पुष्करालु महोत्सव की बात की, कब मनाया जाता है, कहां मनाया जा रहा है उसकी बात की, और वाराणसी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे हैं, ध्यान रखना है क्या फैक्ट्स हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है जीरो शेडो डे। दोस्तों जीरो शेडो डे जो है वो सूर्य की तरंगों पर आधारित व्यवस्था है। जब सूर्य की जो तरंगें हैं, किरणें हैं, वो सीधे आपके सिर पर होंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी शेडो नहीं होती है। इस स्थिति को कहा गया है जीरो शेडो डे। और ये हाल ही में कब हुआ है? 25 अप्रैल को हुआ है, दोपहर में 12:17 पे। क्लियर। कहां पर देखा गया है? बेंगलुरु में। तो एक विचित्र घटना इसको कह दिया गया है। एक्चुअल में है क्या? सिर्फ ये कि सूर्य की स्थिति कहां थी, उस स्थिति के कारण आपकी शेडो उस दिन नहीं दिखाई दी, और कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये विचित्र घटना रही। इस घटना को बेंगलुरु में देखा 25 अप्रैल को, इसलिए इसको जीरो शेडो डे कह दिया गया है। खास बात क्या रही? इसमें इमारतें हों, वृक्ष हों, इनकी परछाई बनी ही नहीं थी। जीरो शेडो डे मतलब शेडो नहीं बनी है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सूर्य कहां है? ठीक ऊपर है। क्लियर। इसीलिए परछाई नहीं बनती है। बात करें तो ये कब प्रतिवर्ष 2 बार होती है पृथ्वी पर, ये प्रतिवर्ष 2 बार। कब? एक बार जब कर्क रेखा और मकर रेखा की बात करें तो सूर्य इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अपना गमन करता है, तो इस संचरण यहां देखने को मिलता है। इसलिए ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में 2 बार होती है, और इसके अलावा कभी नहीं होती। अभी कब हो गई है? 25 अप्रैल को। नेक्स्ट आपको कब देखने को मिलेगी? 18 अगस्त के आसपास बेंगलुरु में अगला जीरो शेडो डे हो सकता है, ये याद रखना है। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा संबंध किससे है? सूर्य की गति के संदर्भ में है। मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, इसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और 0 डिग्री को आप बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो इन तीनों रेखाओं के बीच में ही सूर्य जो है वो सीधा दिखता है। इसके ऊपर कभी सीधा नहीं होता, इसके नीचे कभी सीधा नहीं होता। इसका मतलब क्लियर है कि जब सूर्य सीधा होगा ही नहीं तो जीरो शेडो वाला काम होना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं 23.5 डिग्री के ऊपर जाएं और 23.5 डिग्री नॉर्थ में भी जाएं, इसके ऊपर तो कोई शेडो वाला सिस्टम जीरो पे नहीं आएगा। कहां होगा ये? इनके बीच में होगा, या तो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में ही आपको देखने को ये मिलता है। ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि सूर्य का संचरण इनके बीच में ही होता है। जैसे हम बात करें 21 जून को सूर्य सीधा कहां होता है? मकर रेखा पर होता है। बात करें कब? 21 मार्च की, 21 मार्च को, और 23 सितंबर को सूर्य कहां होता है? सीधा भूमध्य रेखा पर होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य कहां होता है? सीधा वो होता है मकर रेखा पर। तो इस वजह से ये देखिए कि सूर्य यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां ही संचरण करता है। इसलिए इसके इधर और इसके ऊपर कोई भी स्थान हो, वहां पर जीरो शेडो डे जैसी कंडीशन नहीं होगी। होगी तो कहां होगी? इसके बीच में होगी। भारत में क्यों हुई? क्योंकि कर्क रेखा जो है वो भारत के बीच से गुजरती है 8 राज्यों से। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था के कारण हमारे यहां पर ये देखने को मिला है क्या? जीरो शेडो डे जैसे सिस्टम।
तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि क्या संचरण की व्यवस्था है। जब भी आपके ठीक ऊपर सूर्य की किरणें 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो आपके शेडो जो है वो दिखाई नहीं पड़ती। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना। दोस्तों गैस ग्रिड परियोजना समझ में आता है, एक प्रकार से गैस का जाल बिछाने की कोशिश की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन गैस का इजीली उसकी व्यवस्था है। तो पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना जो चलाई जा रही है उसकी प्रशंसा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसलिए कहीं ना कहीं ये चर्चा का मुद्दा भी बना हुआ है ना। अब ये कहां हो रही है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके नीचे एक क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग विधि का उपयोग किया जा रहा है। ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग करके नदी के नीचे वाले इलाके में लगभग 24 इंच व्यास वाली जो है प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बनाई जा रही है और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में गैस की आपूर्ति को बढ़ावा देने की बात की जा रही, इजीली यहां पर अवेलेबल हो पाए, व्यवस्था हो पाए, ये कोशिश है इस परियोजना की। और कहीं ना कहीं इसके द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में तारीफ की है। कौन कर रहा है ये परियोजना, तो भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है उसके अधीन ये व्यवस्था चल रही है। और याद रखना है कि प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उसने कहा है कि ये एशिया की सबसे बड़ी, अपने प्रकार की पाइपलाइन की दृष्टि से देखें तो एशिया की सबसे बड़ी रिवर क्रॉसिंग हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है। साथ ही साथ विश्व की दूसरी सबसे लंबी इस प्रकार की पाइपलाइन होने का रिकॉर्ड इसने बनाया है, इसलिए और भी महत्व हो जाता है इसका। अब ये परियोजना क्यों बना रहे हैं वो समझने वाली बात है। इसको इसलिए बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है भाई, कि आप चाहते हैं कि जो बोल सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा है ना, तो कहीं ना कहीं नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसका महत्व नॉर्थ ईस्ट में और दिया जाए, इजीली अवेलेबल हो पाए, स्वच्छ ऊर्जा की पहचान, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग को नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाया जाए, इसलिए कहीं ना कहीं ये परियोजना यहां पर लगाई जा रही है। तो ये बहुत बड़ा इसका महत्व है कि नॉर्थ ईस्ट में स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाया जाए, उसके महत्व को देखते हुए। अब यहां बात कर लेते हैं, नदी की बात हुई, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी की बात। तो अगले स्लाइड में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का, कि यहां से आपके कौन कौन से प्रश्न जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत के नदी तंत्रों का एक इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, ठीक है। याद रखिएगा भारत में 3 प्रकार का नदी तंत्र देखने को मिलता है, एक गंगा नदी तंत्र मिलता है, एक सिंधु नदी तंत्र मिलता है और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मिलता है। और ये कहाँ, जब आप भारतीय अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं तो इसमें आपको उत्तर भारत में हिमालय नदियों के 3 इंपॉर्टेंट नदी तंत्र देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, गंगा का, सिंधु का और ब्रह्मपुत्र का। गंगा का जो नदी तंत्र है वो भारत के मध्यवर्ती मैदान वाले क्षेत्र में फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र का जो नदी तंत्र है वो उत्तर पूर्व वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है और सिंधु नदी का जो है वो हिमालय क्षेत्र से होकर पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका विस्तार कहां, पाकिस्तान तरफ ज्यादा है। क्लियर। तो ये 3 नदी तंत्र हैं। हम आज करंट अफेयर में चर्चा में होने के कारण किसकी बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे। तो याद रखना ब्रह्मपुत्र विश्व की लंबी नदियों में से एक नदी है जिसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है। अब यहाँ ये समझना है कि 2900 किलोमीटर के आसपास अगर हो गई तो क्या भारत की सबसे लंबी नदी हो गई, नहीं। ये 2900 किलोमीटर लंबी होने के बावजूद भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है। भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी, गंगा। गंगा नदी, मां गंगा को आप भारत की सबसे लंबी नदी के तौर पर जानते हो। भारत की जीवित नदी का दर्जा मिला हुआ है किसको, गंगा नदी को, जिसका हमारे सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्व है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो 2525 टोटल जो है वो गंगा नदी की लंबाई दिखाई पड़ती है, जो उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में नीचे गिरती है। क्लियर। और उसके बाद बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में नीचे गिरती है। लंबाई जो है पूरी वो गंगा की भारत में बात करें तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो विश्व की बड़ी लंबी नदियों में शामिल हो सकती है। परंतु भारत की सबसे लंबी नदी क्यों नहीं है, क्योंकि भारत में केवल 916 किलोमीटर बहती है। ये शेष जो इसका लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया वो भारत के बाहर है, क्योंकि इसका उद्गम जो होता है वो मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, हिमालयी ग्लेशियर है, जिसका नाम है चोमायुंगडुंग। ये चोमायुंगडुंग जो ग्लेशियर है वहां से ये निकलती है, जो कैलाश श्रेणी में आता है मानसरोवर झील के पास में, यहां से उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद तिब्बत और भारत की उत्तर सीमा से बहती हुई आती है बाहर की बाहर, और ये पश्चिम से पूरब बहती है। याद रखिएगा, पश्चिम से
पूर्व की तरफ बहती हुई ये नदी आती है, भारत के उत्तर से बहती हुई, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, सांगपो के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, और कहीं ना कहीं जिसका अर्थ होता है शोधक। क्लियर। जियांग और दिहांग ये नाम इसका अरुणाचल प्रदेश के पास में जैसे ही आती है तो वहां पर इसको कहा जाता है। आप ये कह सकते हैं कि दिहांग दिबांग नाम से ये अरुणाचल प्रदेश से में नामचा बरवा के निकट से दक्षिण मुखी होकर भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है सियांग दियांग नाम से। क्लियर। और कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में नामचा बरवा के पास से भारत में प्रवेश करती है, दक्षिण की तरफ बहती हुई। क्लियर। जैसे ही यहां पर आती है तो इसका भारत में जो क्वेश्चन बनने वाला सेक्शन आता है एग्जाम में, वो आता है इसके बाएं तरफ से और इसके दाएं तरफ से कौन सी नदी मिलती है। तो क्लियर। तो अगर बाएं किनारे से बात करें तो दिबांग, सिकांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग और धनसारी, ये इसकी बाएं किनारे से सहायक नदियां। याद रखना कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे देते हैं जहां पर आपकी पहुंच ना हो पाए, और आप नॉर्थ ईस्ट तक गए नहीं होगे तो नॉर्थ ईस्ट तक आप पहुंच नहीं बना पाओगे, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन वहां से दे सकता है। उठाएगा क्वेश्चन, क्योंकि करंट अफेयर में ब्रह्मपुत्र चर्चा का मुद्दा है। किसके कारण? गैस परियोजना के कारण। तो याद कर लेना, लिख के रख लो कि बाएं से मिलने वाली नदी कौन सी है? दिबांग है, सिकांग है, लोहित है, बूढ़ी दिसिंग और धनसारी है। लेकिन बात करें दाहिने किनारे से कौन सी नदी है, तो सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है, संकोच है, और है ना, ये सब इसकी क्या दाएं से है। अब ये नदी लगातार बहती आती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी असम वाले क्षेत्र में आती है तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र शुरू से नहीं है, असम से होती हुई जब आती है तो नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। दक्षिण की तरफ बहती जाती है और प्रवेश करती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पहले इसका नाम मिलता है क्या? जमुना। ये जमुना से किस में मिलती है? पद्मा। ये पद्मा कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा, गंगा जब पश्चिम से बहती हुई आती है तो गंगा को आप बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं, तो ये उस रेंज में मिल जाती है आके क्या? जमुना नाम से ब्रह्मपुत्र बहती है बांग्लादेश में, और जमुना का विलय होता है पद्मा में, और पद्मा आगे जाके कहलाती है मेघना, और मेघना नाम से कहीं ना कहीं गंगा के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र जो है वो मेघना नाम से अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर झील के पास चोमाइंडुंग हिमनद से होता है। कहां पर अंत होता है? बंगाल की खाड़ी में अंत होता है। किस नाम से आती है? तो जब निकलकर आती है तो इसको आप किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में सांगपो के नाम से। लेकिन जब अंत होता है तो किस नाम से होता है? मेघना के नाम से। भाई रूप ही बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब बहकर आती है, इधर से गंगा आई, इधर से ब्रह्मपुत्र आई, दोनों अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में अवसाद लेकर आती है और अवसाद को जमाती है यहाँ पे, तब जाकर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है माजुली द्वीप। तो वो भी इन्हीं के इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। तो ये हमने डिटेल में बात की किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। ये ध्यान रखिएगा कि ये ना तो भारत की सबसे बड़ी नदी है और ना ही विश्व की सबसे बड़ी नदी है। भारत में तो सिर्फ 916 किलोमीटर के आसपास इसका बहाव है, याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का पहला वाटर मेट्रो। दोस्तों, भारत में एक अनोखी ये व्यवस्था की गई है पहली बार कोची में, केरल में कोची है। केरल के बारे में मैं पिछले लेक्चर में डिटेल में बात कर चुका हूं कि केरल की क्या मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, विधानसभा की स्थिति क्या है। पिछले लेक्चर में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो पीछे लेक्चर को देखिए, वहां सुनना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा, तो यहां पर उसको कोड कर दीजिएगा। तो केरल जो है वहां पर कोची जो है वाटर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया। किसने कर दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में देखा होगा न्यूज पर प्रधानमंत्री मोदी जी छाए हुए हैं, धोती पहन के, लुंगी पहन के, साउथ में बढ़िया रोड शो कर रहे हैं मोदी जी। और इसी रोड शो में एक कहीं ना कहीं जो एनएसजी कमांडो की सिक्योरिटी मिली हुई है मोदी जी को, उसका भी एक टेस्ट हो गया था कि जब फूल फेंके जा रहे थे मोदी जी के ऊपर तो किसी ने मोबाइल जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट फेंक दिया था, तुरंत कमांडो ने उसको पकड़ लिया था। तो मोदी जी की सिक्योरिटी टाइट है, भले ही वो केरल में क्यों ना हो। क्लियर। तो वहां पर रोड शो कर रहे थे तब ये घटना हुई। लेकिन रोड शो करने क्यों गए थे? क्योंकि वहां जाकर वाटर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया, और ये अपने प्रकार की पहली मेट्रो प्रणाली है भारत में। इंदौर में आप हैं, मैं लेक्चर इंदौर से ले रहा हूं, मध्य प्रदेश में। इंदौर में मेट्रो का एक हिस्सा भी कंप्लीट होने की कगार पर है। हम अभी मेट्रो के शुरुआत में, भाई यहां तो जल मेट्रो पे पहुंच गए हुआ, तो बहुत आगे हैं हम लोग। तो मेट्रो रेल नेटवर्क की कहीं ना कहीं एक एकीकृत सार्वजनिक
नाव सेवा है, ये भी आपको ध्यान रखना। क्लियर है? कहां? कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और एक जर्मन वित्त पोषित एजेंसी के सहयोग से यह व्यवस्था हो रही है। क्लियर? तो जर्मनी वित्त पोषित एजेंसी है, जर्मनी का नाम आ गया है, और कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का इसमें सहयोग है, जिसकी सहायता से ये का जो परियोजना वो संचालित की जा रही है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि केरल के जो 10 द्वीप समुदाय हैं उन सभी को क्या करना? भूमि से जोड़ना है। भाई वो अभी अलग अलग हैं, कैसे जाएंगे? तो उनको मेन जो लैंड एरिया उसे जोड़ने के लिए यह व्यवस्था आप कर रहे हैं, ताकि क्या हो कि यात्रा में समय कम लगे और फटाफट वहां का ट्रांसपोर्टेशन हो सके और व्यवस्था को तेजी मिले। तो ये क्या था? मेट्रो जो जल के भीतर व्यवस्था जो है वो हाल ही में की गई है। कहां? कोची में। किसने उद्घाटन किया? मोदी जी ने। तो आपसे अगर ये पूछ ले कि भारत में मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य का दौरा किया, वैसे तो हर राज्य में घूम रहे हैं, वो कर्नाटक में कल जाने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा केरल में अभी हाल ही में गए थे। भारत में मेट्रो सिस्टम को भी देख लीजिए, है ना। डिस्कस में क्यों रहा? क्योंकि भारत में पहला वाटर मेट्रो की व्यवस्था की गई है, लेकिन मेट्रो तो चर्चा में आ गई ना, तो भारत में मेट्रो का इतिहास जानना पड़ेगा। भारत में मेट्रो का इतिहास देखेंगे तो पहली मेट्रो आई थी 10 मई 1863। ये विश्व की है, विश्व की पहली मेट्रो देख लीजिए। मेट्रो आई तो कहां? पहली मेट्रो हुई थी लंदन में। कब आई थी? 10 मई 1863 को। कहां पर? तो पेंडिंगटन से फेरिंगटन के बीच में, पेंडी से वेरिंग, ऐसे याद कर लीजिएगा। क्लियर? दूसरी बात करें कि मेट्रो ट्रेन का आविष्कारक किसको माना गया, तो रिचर्ड ट्रेविथिक ने मेट्रो ट्रेन का आविष्कार किया था, ऐसा फैक्ट माना जाता है। फिर बात करें भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 में। कहां से कहां तक चली थी? मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक। आप याद कर सकते हैं, मुंबई से थाने तक चली थी। कितनी? लगभग 34 किलोमीटर के आसपास इस ट्रेन की लंबाई थी। डलहौजी जो था वो भारत में गवर्नर जनरल के पद पर मौजूद था, तो कहीं ना कहीं डलहौजी के समय में व्यवस्था आई थी। डलहौजी तो बहुत खतरनाक प्राणी था, इतना बेकार आदमी था, आपको पता ही है। 1857 की क्रांति का मुख्य आधार कहीं ना कहीं देने वाला था। राज्यों को हड़पने की नीति के लिए प्रसिद्ध था। कौन? डलहौजी। ये बात अलग थी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात कर लें या भारत में डाक तार व्यवस्था की बात कर लें, वो भी इसके समय आई थी। तो डलहौजी कहीं ना कहीं भारत में बोल सकते हैं हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध रहा। भारत में मेट्रो की शुरुआत की बात करें तो मेट्रो की शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 1984 को। ये पहली मेट्रो की शुरुआत हो गई थी। कहां? कोलकाता में। लेकिन बात करें इसकी योजना की तो लगभग 1971-72 से इसके लिए योजनागत तौर पे काम चल रहा था। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी तब से इस पर विचार चल रहा था, लेकिन लग गया बहुत टाइम और अक्टूबर के महीने में यह व्यवस्था देखने को मिली। 29 दिसंबर 2010 को मेट्रो को क्षेत्रीय रेलवे का दर्जा दिया गया। देखो भाई, 2010 तक भारत के दूसरे राज्यों में जैसे दिल्ली तक में मेट्रो का विस्तार बहुत ज्यादा हो गया था, तो कहीं ना कहीं इसके रेगुलर संचालन को देखते हुए आपने मेट्रो रेल को क्षेत्रीय रेल का दर्जा कब दिया? 2010 में। अगर बात करें दिल्ली मेट्रो की तो 24 दिसंबर 2002 से दिल्ली मेट्रो का परिचालन शुरू किया गया और आज भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क दिल्ली का है। याद करना है, दिल्ली का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है जो 2002 से चालू हुआ था। और अगर विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क की बात करें मेट्रो रेल का, तो वो शंघाई में, चाइना के शंघाई में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये तो हुई मेट्रो से रिलेटेड, रेल से रिलेटेड भारत के संदर्भ में प्रमुख तथ्य। लेकिन आज अगर भारत की बात करें तो भारत में कई शहर ऐसे हैं जहां पर मेट्रो की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, कोलकाता की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले, ये तो है ही है। लेकिन इंदौर, जयपुर, भोपाल जैसे जिले भी जुड़ गए हैं जहां पर मेट्रो का काम चल रहा है और जल्द ही भविष्य में यहां पर भी मेट्रो आ जाएगी। तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश में हर एक शहर जो है वो मेट्रो से संपन्न होगा, ट्रांसपोर्ट बहुत आसान होगा। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस किया है। आशा करता हूं कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, मजे से देखा होगा, नोट भी किया होगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।